स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मानवीय मस्तिष्क विश्व वसुधा का कल्पवृक्ष। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मानवीय काया 5 तत्वों और 5 प्राणों की समन्वित सामग्री से बनी है। तत्वों से काया का और प्राणों से मन का निर्माण हुआ है। 2 धाराओं के मिलने से चलने वाले विद्युत प्रवाह की तरह 2 पहियों के सहारे गतिशील रथ की तरह जीवन चक्र अपनी धुरी पर परिभ्रमण करता है। दोनों का योगदान अद्भुत है। शरीर की ज्ञात और अविज्ञात संरचना पर दृष्टिपात करते हुए जितनी गहराई में उतरा जाए, उतने ही चकित करने वाले रहस्य सामने आते जाते हैं। कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की बनावट, कार्य पद्धति और उपलब्धि को देखते हुए लगता है कि जड़ पदार्थों की संरचना कितने स्तर के कृत्य करती और कितने प्रकार के उपार्जन प्रस्तुत करती है। जीवकोशों, ज्ञान तंतुओं, गुच्छकों, रसस्रावों, हार्मोनों, गुणसूत्रों की रहस्यमयी गतिविधियों को देखकर किसी रहस्यलोक के दृश्य देखने जैसी अनुभूति होती है। हृदय, वृक्क, यकृत आदि छोटे छोटे आंतरिक अवयव जो कमाल करते हैं, उन्हें देखने से प्रतीत होता है कि प्रकृति की ज्ञात और अविज्ञात शक्तियों एवं गतिविधियों का सारा तत्व समेटकर किसी कुशल कारीगर ने इस जादुई संयंत्र की रचना की है और अपनी प्रवीणता की इस सृजन को उत्कृष्ट बनाने में बाजी लगा दी है। शरीर सामान्यतः जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं जुटाता भर दिखता है, पर यदि उसे अवसर दिया जाए, अर्थात प्रशिक्षित और अभ्यस्त किया जाए, तो इसी संयंत्र से ऐसे अद्भुत काम लिए जा सकते हैं कि मनुष्य को असीम सामर्थ्य का पुंज कहा जा सके। ऐतिहासिक महामानवों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में संपन्न किए गए पराक्रमों और उनके परिणामों को देखने पर पता चलता है कि इस छोटे से मांसपिंड में क्षमताओं का विचित्र भंडार भरा पड़ा है। प्रसुप्त स्थिति में रहने के कारण ही इस विशिष्टता का पता नहीं चलता। उभारने पर वह बीज से वृक्ष बनने की तरह अपना विकास और विस्तार इस प्रकार करती है कि संभावनाओं की दृष्टि से इस सामान्य से कण को असामान्य कहा जा सके। यह पंचतत्व से बने काय कलेवर की बात हुई। 5 प्राणों से बनी चेतना का स्वरूप और क्रियाकलाप देखने पर पता चलता है कि काया को संरचना की दिशा देने और नियंत्रण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व इस चेतना ने ही संभाला हुआ है। सवार और वाहन की उपमा चेतना और शरीर के समुच्चय जीवन पर पूरी तरह लागू होती है। जड़ को चेतना की तरह चित्र विचित्र क्रियाकलाप करते हुए देखकर इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि संरचना और क्षमता की दृष्टि से काया कितनी ही उत्कृष्ट क्यों न हो, उसका संचालन पूरी तरह चेतना ही संभालती है। संचालन सूत्रों में तनिक भी व्यतिक्रम होने पर सारा ढांचा लड़खड़ा जाता है। मूर्खों, विक्षिप्तों एवं अनपढ़ व्यक्तियों की काया तो अन्य सभी लोगों की तरह ही होती है, पर चेतना और काया के मध्य काम करने वाले सूत्र गड़बड़ा जाने से जीवन क्रम निरर्थक ही नहीं, अस्त व्यस्त एवं आपत्तिजनक भी बन जाता है। ये संबंध सूत्र टूटने लगे तब तो सारा खेल ही समाप्त हो जाता है। जड़ प्रकृति और चेतना प्रवाह के स्तर, स्वरूप और क्रियाकलाप विभिन्न स्तर के हैं, फिर भी दोनों के समन्वय से ऐसी उपलब्धि सामने आती है जिसे एक तीसरी शक्ति कहा जा सके। 2 पदार्थों के मिलने से तीसरा बनता है और उसका गुण एवं स्वभाव दोनों से भिन्न स्तर का होता है। इस नियम को रसायन शास्त्र के सभी विद्यार्थी भली प्रकार जानते हैं। जड़ और चेतन का सम्मिश्रण भी अपनी विलक्षणता से विवेचनकर्ताओं को हतप्रभ बना देता है। चेतना तो अपना कार्य शरीर के कण कण में करती है, पर उसका केंद्र संस्थान मस्तिष्क के सुदृढ़ दुर्ग में बना हुआ है। मस्तिष्क के रासायनिक पदार्थ अणु और उसके उपक्रम तो शरीर के अन्य अवयवों से ही मिलते जुलते हैं। उनके भीतर प्राण विद्युत की हलचलें जिस प्रकार चलती हैं और संरचना की अनुकूलता से उन हलचलों से जो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, उन्हें तिलस्म ही कहा जा सकता है।
मस्तिष्क को जादू का भानुमति का पिटारा कहा जा सकता है। बाजीगर अपनी टोकरी में से ऐसी ऐसी वस्तुएं निकालकर दिखाता है जिनकी संभावनाओं पर सामान्य बुद्धि विश्वास नहीं कर सकती। सृष्टा की बाजीगरी देखनी हो तो मस्तिष्क की पिटारी से हर घड़ी निकलने वाले कुतूहलों को देखकर लौकिक के अंतराल में अलौकिकता का चमत्कार प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। सामान्यतः मस्तिष्क का कार्य जीवन यात्रा के साधन जुटाने में शरीर की गतिविधियों का निर्धारण संचालन भर होता है। प्राणियों की चेतना इसी परिधि में काम करती रहती है। मस्तिष्क के विशाल भांडागार में से उतना ही अंश प्रयुक्त होता रहता है जिससे जीवन अपनी यात्रा पूरी करने आवश्यक साधन जुटाने में सक्षम होता रहे। यह सामान्य कार्य हुआ। असामान्य वह है जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति से असंख्य गुना अधिक है, विस्तार की दृष्टि से भी और स्तर की दृष्टि से भी। स्पष्ट है कि जिसका प्रयोग होगा वही सक्षम रहेगा। प्रयुक्त न होने पर मूर्छना छाई रहती है और प्रसुप्त एवं असमर्थ की स्थिति बनी रहती है। प्रकृति के अंतराल में भौतिक शक्तियों के ज्ञात और अविज्ञात भांडागार का बीज रूप में मानवीय काया में परिपूर्ण समावेश है। उसी प्रकार ब्रह्मांड व्यवस्था के चेतना प्रवाह में परब्रह्म में जो भी विशेषताएं हैं उनके सूक्ष्म संस्करण जीव में विद्यमान हैं। जीव का केंद्र संस्थान शासन दुर्ग मस्तिष्क में रखा हुआ है। उसकी संरचना और कार्य पद्धति को देखकर जाना जा सकता है कि जड़ और चेतन का यह सम्मिश्रण किस प्रकार विलक्षण धारा प्रवाहों का निर्झर बनकर अपनी विलक्षणता का परिचय देता है। दैनिक जीवन में मस्तिष्क का योगदान निरंतर अभ्यास में आने से कुछ प्रतीत नहीं होता, अन्यथा इतने भर का विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि संसार भर के सर्वोत्तम कंप्यूटरों के मिलाने पर यदि कोई विशिष्ट कंप्यूटर बन सकता हो तो उससे भी अधिक कार्यक्षमता मानवीय मस्तिष्क में विद्यमान है। दैनिक जीवन में उसी के उपयोग से वे क्रियाकलाप चल पाते हैं जो सामान्य दिखने पर भी वस्तुतः असामान्य हैं। विलक्षणताओं की बात इससे आगे की है। बुद्धिमानों द्वारा इसी मस्तिष्क तंत्र के सहारे ऐसे काम कर दिखाए गए हैं जिनके कारण उन्हें ऐतिहासिक, चिरस्मरणीय एवं वंदनीय माना गया है। वे अपनी कृतियों और उपलब्धियों से स्वयं ही धन्य नहीं बने हैं, वरन असंख्यों को लाभान्वित किया है। साहित्यकार, कलाकार, कवि, दार्शनिक, विज्ञानी, ऋषि, योगी, सिद्ध पुरुष, अवतारी क्षेत्रों की प्रतिभाएं जो कुछ कर सकीं, उन्हें उनके मनः क्षेत्र से उत्पन्न हुई संपदा ही कहा जा सकता है। लौकिक क्षेत्र में कितने ही व्यक्ति विलक्षण विशेषताओं और प्रतिभाओं से संपन्न देखे जाते हैं। ऐसा दृश्य आँख आदि की अनुभूति में किसी भी रूप में सामने आए, वस्तुतः वह उनकी मस्तिष्क की क्षमता का ही उभार होता है। शरीर से तो परिपुष्ट, पहलवान, निरोग, दीर्घजीवी, परिश्रमी आदि ही बना जा सकता है, किंतु मस्तिष्क की उपलब्धि और संभावनाएं अनंत हैं। उन्हें जो जितना जीवंत प्रयुक्त कर सका वह उतना ही बड़ा चमत्कारी कहलाया। मनःशास्त्र विज्ञान के निष्णातों का कथन है कि मस्तिष्क की समग्र क्षमता का मात्र 7% भाग ही जाना और काम में लाया गया है। शेष 93% भाग एक प्रकार से प्रसुप्त एवं अविज्ञात स्थिति में ही पड़ा रहता है। इस उपेक्षित में से जो जितना जगाने, काम में लाने का प्रयत्न करता है वह उतना ही विलक्षण रूप में अपनी वरिष्ठता सिद्ध करता है। प्रकृति स्वभावतः अनगढ़ है। पदार्थ में बुद्धि न रहने से वह अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ा रहता है। परमाणुओं और तरंग प्रवाहों में सामर्थ्य भी है और गतिशीलता भी, किंतु बुद्धि के अभाव में उसके लिए व्यवस्था बनाना, सौंदर्य निखारना और कुछ उपार्जन कर दिखाना संभव नहीं। इस तथ्य को वन्य क्षेत्रों, मरुप्रदेशों की भयावह स्थिति को देखकर भली प्रकार जाना जा सकता है। अन्य ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी ऐसी ही अनगढ़ है। बुद्धिमान प्राणी न रहने से वहां निस्तब्धता और नीरसता का ही वातावरण बना हुआ है।
इसके विपरीत धरती के मनुष्यों ने अपने पराक्रम से धरती को इस प्रकार संजो दिया है कि वह कामधेनु की तरह शोभा और संपदा से स्वयं कृतकृत्य हुई और प्राणियों को भी सुख सुविधा से संपन्न कर दिया। धरातल के भूगर्भ से, समुद्र और आकाश से मिलने वाले असंख्य अनुदान कहीं से भी खोदे पाए जाते हैं, वस्तुतः उसे बुद्धि वैभव ही कहा जाएगा। विज्ञान की उपलब्धियों ने सुविधा साधनों के पर्वत खड़े कर दिए हैं और मानव जीवन की गतिविधियों में कुछ ही शताब्दियों में जमीन आसमान जैसा अंतर उत्पन्न कर दिया है। यह सब कैसे संभव हुआ? इसका उत्तर एक ही है, बुद्धि वैभव का चमत्कार। मनुष्य का मस्तिष्क ही है जिसने नीति, दर्शन, धर्म, अध्यात्म, समाज, शासन, विधान, अनुशासन जैसे निर्धारणों के सहारे सभ्यता और संस्कृति का सृजन किया। यदि आदिम अगड़ता यथावत बनी रहती तो मनुष्य की स्थिति आज भी वनमानुषों से अधिक अच्छी न बन पाती। कृषि, पशुपालन, उद्यान, शिल्प, व्यवसाय, चिकित्सा, वाहन, संचार, शास्त्र, विद्युत आदि की जिन उपलब्धियों के सहारे मनुष्य आज सृष्टि का मुकुटमणि बना हुआ है, ये मस्तिष्क रूपी कल्पवृक्ष के ही अनुदान हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर और परलोक तक मानवीय मस्तिष्क का ही उत्पादन है। उनका तर्क है कि सृष्टि में जो कुछ रहा होगा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध रहना चाहिए। अन्य प्राणी ईश्वर, परलोक, धर्म आदि को न तो जानते हैं और न मानते हैं, मात्र मनुष्य का ही उनसे संबंध है। ऐसी दशा में इसे ईश्वर अनुग्रह कहा जाए अथवा बुद्धि कौशल, इस प्रश्न का निर्णय करना वस्तुतः अति जटिल हो जाता है। जो भी हो, तथ्यों से स्पष्ट है कि बुद्धि कौशल की सामर्थ्य प्रकृतिगत सामर्थ्य से कम नहीं, अधिक ही है। वायुयान कितना ही मूल्यवान क्यों न हो, वस्तुतः पायलट ही उड़ान की सफलता के लिए प्रमुख श्रेयाधिकारी माना जाएगा। धरती, आसमान, सूर्य, समुद्र, पवन आदि के रूप में दृष्टिगोचर होने वाले प्रकृति वैभव का महत्व स्वीकार करने पर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे आज जिस रूप में अपनी उपयोगिता का परिचय दे रहे हैं तथा सम्मान पा रहे हैं, वह सब कुछ मानवीय बुद्धि का सहयोग न मिलने पर कदाचित संभव न हो पाता। अन्य ग्रह उपग्रहों की स्थिति साक्षी है कि वहां बुद्धिमत्ता के अभाव में सब कुछ नीरस, निस्तब्ध, कुरूप एवं अनगढ़ ही दृष्टिगोचर होता है, भले ही पृथ्वी की तुलना में उनका वैभव विस्तार कितना ही बढ़ा चढ़ा क्यों न हो। व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य की सरसता, संवेदना, सद्भावना, शिष्टता, सभ्यता, प्रगतिशीलता, महत्वाकांक्षा, परमार्थ परायणता देखते ही बनती है। सुरुचि और सौंदर्य दृष्टि के कारण ही उसका शरीर, परिधान और ठाठ बाट इस स्थिति तक पहुंचा है जिसे शोभा सुसज्जा के नयनाभिराम रूप में देखने और प्रसन्न होने का अवसर मिल सका। ऐसा न होता तो आदिमकाल की तरह नर नारी नंग धड़ंग ही फिर रहे होते। केशों ने दोनों को और भी अधिक कुरूप बना दिया होता। केश प्रकृत अवस्था में मनुष्य के लिए, विशेषतः पुरुषों के लिए कुरूप ही नहीं वरन भयंकर भी बना देने वाले होते हैं। कला ही है जिसने भारभूत केशों को शोभा श्रृंगार का साधन बनाकर रख दिया। परिवार का मानवीय ढांचा अन्य प्राणियों से भिन्न है। मकान बनाने से लेकर परिवार बसाने तक की प्रक्रिया प्रकृति प्रदत्त नहीं, मानवीय बुद्धिमत्ता की देन है। किसी भी क्षेत्र पर दृष्टि डालकर देखा जाए तो मानवीय बुद्धिमत्ता का चमत्कार ही अपनी वरिष्ठता का प्रमाण देता देखा जाता है। मस्तिष्कीय क्षमता की उपयोगिता सर्वविदित है। इसलिए स्कूल कॉलेजों से लेकर सभा सत्संगों तक के अनेकानेक उपक्रम इसीलिए चलते रहते हैं कि बुद्धिमत्ता की अभिवृद्धि में जो भी उपाय उपचार सहायक सिद्ध हो सके उसे काम में लाया जाए। प्रेस और रेडियो अपने अपने ढंग से इसी प्रयोजन की पूर्ति में रत रहते हैं। पर्यटन से लेकर परीक्षा प्रतियोगिताओं के आयोजन इसीलिए होते रहते हैं कि बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए जो भी बन पड़े उन सब का उपयोग किया जाए।
तथ्य भी यही है कि धन संपदा से हजारों लाखों गुना महत्व और परिणाम बुद्धिमत्ता का होता है। उससे संपन्न व्यक्ति अपना ही नहीं अपितु अपने समाज का भी भला करता है। वर्तमान की समस्याओं का समाधान, भविष्य का उज्ज्वल निर्धारण दूरदर्शी विवेकशीलता के सहारे ही बन पड़ता है। अध्यात्म विज्ञान में ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रतीक प्रतिनिधि गायत्री मंत्र को माना है। प्रज्ञा की प्रतिष्ठा ही मानवीय सुशांति की आधारशिला की सुनिश्चित गारंटी है। मस्तिष्क के व्यावहारिक पक्ष को समुन्नत बनाकर किस प्रकार विश्व वसुधा एवं व्यक्ति का लौकिक विकास संभव हो सका है, इसकी चर्चा ऊपर की पंक्तियों में की गई है। यह मस्तिष्क को 7% में आंकी जाने वाली क्षमता का परिचय है। उससे आगे की अधिक गहरी परतें वे हैं जो काम में न आने के कारण प्रसुप्त एवं अविज्ञात स्थिति में पड़ी रहती हैं। इनका अनुपात 93% है, अर्थात व्यवहार पक्ष की तुलना में प्रायः 13 गुना अधिक है। यह आकार विस्तार का मूल्यांकन हुआ। स्तर की दृष्टि से उसका अनुपात 13 नहीं 1300 गुना से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि उच्चस्तरीय तत्व उसी में सन्निहित हैं। वे साधारण श्रेणी पाते हैं जो उनके सुख साधन जुटाने में सहायता कर सकें। चेतना का स्तर ऊंचा उठने पर ही महानता पर दृष्टि जाती है और उसके लिए आवश्यक अंतः क्षमता उभारने की आवश्यकता अनुभव होती है। ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो उसकी उपयोगिता समझें और उसके लिए प्रयत्न करें। बाल बुद्धि ही सर्वत्र आच्छादित है, अस्तु बुद्धि का उपयोग भी उसी क्षेत्र में होता है और मस्तिष्कीय विकास की दृष्टि से इसी परिधि का मन संस्थान सक्रिय एवं सक्षम बन पाता है। कुछ अधिक महत्वाकांक्षा जागी तो वैभव वर्चस्व की अभिवृद्धि में बुद्धिमत्ता का प्रयोग होने लगता है। निर्वाह की तुलना में महत्वाकांक्षा का स्तर कुछ ऊंचा अवश्य है, पर उसके लिए भी मन संस्थान का व्यावहारिक पक्ष ही थोड़ा समुन्नत कर लेने पर काम चल जाता है। महत्वाकांक्षी भी मनः लोक की उन गहरी परतों तक प्रवेश नहीं कर पाते जिनका उपयोग तत्वज्ञानी, दिव्यदर्शी, महामनीषी योग साधना के आधार पर करते और इस स्थिति पर पहुंचते थे जिसे सिद्ध पुरुषों, ऋषियों एवं देवताओं का स्तर कहा जाता है। यह संभव हो पाता तो मालूम होता कि बुद्धि के बलबूते अब तक जो आविष्कार हो सके हैं उनकी तुलना में संभावनाएं कई गुना अधिक हैं। चमत्कृत कर देने वालों में एक से बढ़कर एक उपलब्धियों के बीज विद्यमान हैं तो अंकुरित हो सकें, जो आज की तुलना में मानवीय सामर्थ्य को कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। मन मस्तिष्क की इस प्रसुप्त क्षमता को जगाया, उभारा जा सके और इसके लिए साधना पुरुषार्थ का अवलंबन लिया जा सके तो सामान्य मनुष्य के भी असामान्य महामानव, संत, ऋषि, सिद्ध बनने की पूरी गुंजाइश है। आवश्यकता इतनी भर है कि अचेतन के प्रसुप्त प्रचंड सामर्थ्य को समझा जाए और उसके जागरण के लिए अभीष्ट पुरुषार्थ किया जाए। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।